हेलो बच्चों, फिर आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं केमिस्ट्री के साइंस के 10th क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट मार्किंग चैप्टर है। अगर देखें तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मेन पॉइंट्स लेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को भी वही स्पेल्स में पूरा करेंगे। तो आज पहला स्पेल है इस चैप्टर का जिसे हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि हम किसकी बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन एक ऐसा वर्ड है जिसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कार्बो और इसका मतलब होता है कोल। यानी कार्बो का मीनिंग होता है कोल। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम कोल की बात करेंगे। तो अगर इस वर्ड की बात करें तो कार्बन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल बोल सकते हैं हमारे अर्थ का। यानी जितने भी हमारे अर्थ के मटेरियल है जिसमें हम बोले लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबके अंदर हमारे क्या मिलता है, कार्बन। अगर अर्थ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे एग्जिस्ट करता है 0.03%। यानी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, या फिर कार्बन इटसेल्फ ले सकते हैं जो कार्बन डेटिंग के लिए काम में आता है। हमारी अर्थ में जो कार्बन एग्जिस्ट करता है वो 0.03% करता है, जो भी अर्थ के गैसियस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें भी। बाकी और भी जितने भी कंसिस्टेंट हैं उनके अंदर भी कार्बन मिलता है हमारा, जिसमें हम लोग कार्बन से हम लोग क्या भी निकालते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से। कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम जितने भी हमारी पुरानी रॉक्स रहती हैं, प्लांट रहते हैं, कितने हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, उनकी लाइफ हम लोग किस पे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्निक से निकालते हैं। कि हर कंपोनेंट की एक लाइफ रहती है जिसमें टाइम के साथ साथ कार्बन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, उससे हम उसकी लाइफ का पता लगाते हैं, जिसे हम कार्बन डेटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। दूसरे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट हैं सच एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। अगर मैं बात करूं आगे चल के, हमारी कार्बन पे बेस्ड एक केमिस्ट्री भी आती है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट इसे क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन की स्टडी के लिए हम कौन सी केमिस्ट्री काम में लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन सब चीजों के बाद हम कार्बन की अब कंसिस्टेंट्स की बात करते हैं। कार्बन को स्टार्ट करने के लिए कार्बन की ये सारी मेन चीजें हैं और कार्बन के कंसिस्टेंट्स की बात करेंगे। तो कार्बन के मेन कंसिस्टेंट्स में अगर हम लेंगे तो अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के मेन कंसिस्टेंट की बात करेंगे तो कार्बन के अंदर अगर हम चलेंगे तो कार्बन के अंदर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन का सिंबल है C। एटॉमिक नंबर इसका नीचे रिप्रेजेंट करा जाता है। कार्बन का मास नंबर कितना है, 12। यानी कार्बन का अगर वेट देखेंगे, एटॉमिक मास, कार्बन के एटॉमिक मास को देखेंगे तो इसका वजन होगा 12 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास यूनिट को देखेंगे तो 12 U भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 और 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंट होंगे किसमें, K शेल में, और L के अंदर प्रेजेंट होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी देखो, वैलेंसी हम किसे बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी
कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है या कितने एलिमेंट से जुड़ सकता है, कितने एलिमेंट से हट सकता है। अगर मैं जनरल बात करूं, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर कार्बन की वैलेंसी रहेगी C-4। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम बोल सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है तो। दूसरी, अगर कार्बन के ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +4। 4 इलेक्ट्रॉन का लूज होना, तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, +4। इस चीज से बचने के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कार्बन एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जिसे बोलते हैं, ये कोवैलेंसी के साथ बनाता है, कोवैलेंसी के साथ, जिसमें ये बिहेव करता है किसकी तरह, ये एक बॉन्ड बनाता है जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें ये कोवैलेंट के बॉन्ड के अंदर ये क्या करता है, किसी के साथ भी अगर बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो ये क्या बनाएगा, CH4। 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो CH4, 4 क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो CCl4। अब ये चीज इसने किससे बनाई है, कोवैलेंट बॉन्ड से बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। आपके इस चैप्टर में देखें तो 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है हमारा, एक बॉन्ड बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो हमेशा किससे बनता है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते क्या है, एक बार इनको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसको डिफरेंशिएशन की तरह ले लेते हैं, किस तरह से बॉन्ड। सबसे पहले आपको बता दो बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एक अट्रैक्शन पावर से बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। यानी 2 एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखने का एक तरीका है हमारे पास बॉन्ड। और ये बॉन्ड अभी जो आप लोगों की क्लास में है बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं जिसे बोलेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है वो किससे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे बनता है, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन, कार्बन का खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, जिसमें 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के खुद के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर कार्बन के देखें तो कार्बन के 2 और 4। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे 2 6, लास्ट शेल में जितने रहेंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख देता है, ऐसे जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये जो बॉन्ड बना हमारा इसे बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, यानी जिसमें इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने भी ना पड़े परमानेंट। ऐसे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और Cl 2 8 7। ये अपना कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, इसे दे देगा, जिससे इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1,
और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 2 8 और इसका हो जाएगा 2 8 8। यानी ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जिसकी वजह से किस पे क्या चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन दे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रॉन ले तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई हो जाता है, ज्यादा रहता है। और इनके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये कैसे बॉन्ड रहेंगे, वीक बॉन्ड रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक रहता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक रहेगा, यानी कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को। अब कुछ मेन कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि हम कार्बन से बनाते हैं, जिन्हें हम क्या भी बोल देते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक ही बार में समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे चैप्टर का दूसरा मेन पोर्शन चालू हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को हम 3 स्पेल में पूरा करेंगे। तो पहला स्पेल हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन यानी लास्ट टॉपिक है आज का, उसको देखते हैं, वो पूरा करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है एक ऐसी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो केवल कार्बन कार्बन से बनी है। सबसे पहला एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि कार्बन से बनता है, जिसकी हम बात करेंगे वो है डायमंड। दूसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जिसकी हम बात करेंगे जो कि केवल कार्बन से बनता है, उसे बोलेंगे ग्रेफाइट। और तीसरा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कि केवल कार्बन से बनता है, जिसे बोलते हैं फुलिडीन। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि चमकता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोगों ने अपने लाइट में भी पढ़ा होगा 2.52 रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जिसको लाइट की डेविएट करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लगभग ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसे डिस्कस करें तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा इसका। ऐसा सा स्ट्रक्चर रहेगा इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, लेकिन ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ था। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे हार्डेस्ट मटेरियल यानी सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, डायमंड है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी के कंपैरिजन की बात करें, इसी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो दूसरा मटेरियल हमारा कौन सा है, ग्रेफाइट है। ये कैसा रहता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और कैसा रहता है, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल यानी झड़ता है, पपड़ी की फॉर्म में आता है, ब्रिटल इन नेचर। इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लेयर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये वेफर्स फॉर्म में मिलता है। हमारी कार्बन की लेड पेंसिल वगैरह आते हैं, वहां पे बैटरीज में भी यूज होता है। और लेयर्ड ऐसे पतला लेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा, लेयर की फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में रहेगा। और इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लास्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं हम फुलरिंग।
C60 लगभग एक 60 कार्बन जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं फुल रिंग। फर्स्ट टाइम स्मॉल वैली और क्रोटो ने इसे डिस्कवर करा था, लेकिन इसको नाम दिया था फुल रिंग किसने, जिसे इसने नाम दिया था बकमिस्टर फुल रिंग। बकमिस्टर फुल रिंग, बकमिस्टर फुल रिंग ने इसको पूरा नाम दिया था। और ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये क्रैकिंग प्रोसेस में काम में आता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम में आता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में काम में आता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये भी बॉल की तरह दिखेगा आपको, बॉल की तरह स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसके पूरी फिल्टरिंग के फॉर्म में। यानी एक बॉल लगभग 60 एटम ऑफ कार्बन से बनता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है जिसकी बात करते हैं हम कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग। तो अगर पहला पोर्शन बोल रहे हैं कार्बन इन इस कंपाउंड का, तो इतना पोर्शन आप लोगों को एटलीस्ट पहले याद रखना पड़ेगा। अब हम कार्बन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे जिसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है। आगे कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन। कार्बन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन करता है जिसमें कंबशन रिएक्शंस हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शंस आती हैं। फिर कुछ लास्ट में इसके एप्लीकेशन और यूजेस हैं, वो आने वाले चैप्टरों में हम इसे जरूर पढ़ेंगे। और अब आप लोगों का क्रूशियल टाइम आ गया, थोड़ा सा पढ़ाई की स्पीड तेज कर दो। बैकअप में आपको, इसी वीडियो के बैकअप में आपको बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों को मिलेंगी, सबको थोड़ली देख के रिवाइज करते रहो, बाकी सब्जेक्ट को भी। थैंक यू बच्चों। आज हम लोगों का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कार्बन इस कंपाउंड का, वही हमारे ऑफिशियल रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट चैनल पे। आप लोगों को पता लग रहा है कि कुंभ का सीजन चल रहा है, तुम लोगों का कुंभ भी स्टार्ट हो गया। और तुम्हारे कुंभ की पहली डेट कौन सी है, 15 फेब, और हम लोगों का साइंस का पेपर कब है, 20 फेब। तो अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर को करना चालू कर दो। सेकंड पार्ट चल रहा है हम लोगों का कार्बन में, कार्बन एंड इस कंपाउंड का। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तक। दूसरा पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की कौन सी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन कैन फॉर्म अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन कैन ज्वाइन टुगेदर अप टू दी इंफिनिटी। यानी कार्बन अपने आप को अप टू इंफिनिटी तक स्ट्रेट लाइन में और मल्टीपल चेन में जोड़ सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके लिए बोलते हैं, 2 नंबर में आ सकता है डिफाइन कैटेनेशन। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन कितने और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो इसका मतलब कार्बन 4 और एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है ड्यू टू देयर वैलेंसी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है दूसरे और एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किस बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड, इस वजह से इसकी वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी। अगर कोई पूछे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। थर्ड अगर बात करें, टेट्रावैलेंसी तो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। वो हम लोग अभी देखेंगे कि कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर कार्बन को हम लोग आगे ले जाएं, वापस को हम देखेंगे कार्बन से एक पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच जुड़ी हुई है जो कि आगे 11th 12th में तुम लोग पढ़ोगे, जिसमें एक ब्रांच होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अगर डिफाइन करें तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है? स्टडी ऑफ कार्बन एक्सेप्ट देयर कार्बाइड्स, क्योंकि कार्बन के जो कार्बाइड्स होते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बाकी जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे पढ़े जाते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम इस पूरे को क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें, अभी तुम लोगों को बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। इसको अगर डिवाइड करें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में इधर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरे को अगर हम डिफाइन करें तो दूसरे को डिफाइन कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फर्दर अगर डिवाइड करें तो हम लोग इसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन से बना हुआ है, जिसके अंदर कार्बन की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग एल्केन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिसमें एक होता है एल्कीन और एक होता है अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन, इसके अंदर अगर हम बात करें तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन। इस तरह से हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो कार्बन की 3 प्रॉपर्टी थी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इनके अपने एक फॉर्मूला होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन को याद रखना कि एन को हम इधर क्या लेते हैं? नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो ये कंपाउंड होगा हमारे पास CH4, इधर ये कंपाउंड होगा CH2 और इधर ये कंपाउंड क्या होगा अगर 2 की बात करें तो? इधर देखो CH4 इधर काम में लिया हमने और इधर ये कंपाउंड 1 की जगह काम में लेंगे तो CH2 और इधर ये कंपाउंड 1 लेंगे तो ये CH0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये दो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। N=1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी N=1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनका पहला मेंबर कौन सा होता है? N=2। N=2 का मतलब है C2H4 और इसका जो पहला मेंबर होगा वो होगा C2H2। इसको बोलेंगे इथाइन, इसको बोलेंगे इथीन। इथीन। अगर देखो हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन को हम किस तरह से डील करते हैं? अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारा 1 है तो हम इसका प्रीफिक्स लगाते हैं मैथ और सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मैथ प्लस एन क्या बनेगा? मीथेन। 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन और 10 के लिए डेकेन। इस तरह से हम पूरे के पूरे कार्बन को और उनके फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड करेंगे। अगर हमारी कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मीथेन बोलेंगे, अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड है एल्कीन है तो हम क्या बोलेंगे? इथीन। बस ये सफिक्स चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और
डेकेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें याद रखनी है कि किस तरह से ये कंपाउंड बनाते हैं। अगर n=2 की बात करें तो n=2 करेंगे इस फॉर्मूले में, अगर हम रखेंगे n=2 तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2 2 2 जा 4 S6। हमेशा बच्चों एक याद रखना, एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमेशा याद रखना, होमोलोगस सीरीज किसी को बोलते हैं व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 कार्बन और 14 ग्राम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर। यानी जब भी हमें एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाएंगे, CH2 का डिफरेंस हो या 14 ग्राम का डिफरेंस हो, इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेंबर किसके हैं, सेम सीरीज के, सेम फैमिली के, उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर ये नहीं बोल सकते कि हम CH4 और दूसरा कंपाउंड लें C2H4, इनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे CH4 और C2H4, CH4 और C2H4 की बात करेंगे तो ये अलग अलग सीरीज के मेंबर है, ये एक सीरीज के मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक सिंगल होमोलोगस सीरीज के नहीं है। और दूसरी अगर हम बात करें दूसरी बात करें कि जब भी हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाएंगे तो हमेशा होमोलोगस सीरीज भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, राइट द टू मेंबर, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टू मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइन, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगला पार्ट आता है इसके नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर के लिए अभी आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, बस तीन रूल याद रखने हैं, जिसको अभी बताएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर तीन रूल याद रखना है। पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड। और थर्ड रूल है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है उसको याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को, और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। इन तीन रूल को याद रखने वाली बात है, और इन तीनों रूल पे ही बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीन रूल के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रखेंगे। एक तो एग्जांपल इस आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पे भी ले लेते हैं हम लोग कि किस तरह से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रखा जाता है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के लिए थे, एक कार्बन से जब भी दूसरा कार्बन अटैच करेंगे तो हमेशा कार्बन की वैलेंसी जरूर चेक करना। कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी जरूर मेंटेन करके रखनी है हम लोगों को इस तरीके से। अगर 5 कार्बन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या हो गई, ये, इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, पेंटेन। अगर इसी में दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, CH3 रख देता हूँ, तो देखो नंबरिंग कहां से होगी, जहां से ब्रांच पहले आएगी 1 2, और यहाँ से 1 2 3 4 5 पर आ रही है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन की चेन होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सेन। 6 कार्बन की चेन होगी तो हेक्सेन, 5 कार्बन की चेन होगी तो पेंटेन। अब ये हेक्सेन है, हेक्सेन पे भी कौन सा है, 2 पर कौन सा ग्रुप लग रहा है, मीथेन का क्या बन जाएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन ब्रांचिंग के साथ। इसी की तरह अगर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक तुम लोगों को हमारा सेकंड फेज जो कार्बनेस कंपाउंड का वो लर्न करना है, उसके बाद लास्ट पेज बचेगा, हम पूरा चैप्टर उस दिन खत्म कर देंगे, किसका, कार्बनेस कंपाउंड का। पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोग रिवाइज कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों,
फिर एक बार दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों का कार्बोनेट कंपाउंड का थर्ड स्पेल लेके, यानी थर्ड पार्ट लेके, सेकंड लास्ट पार्ट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कार्बोनेट कंपाउंड में अब आता है हमारा आयुपैक नोमेनक्लेचर। आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर तुम लोगों के 10th क्लास में ऑलमोस्ट 4 से 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर बेसिकली होता क्या है? नेमिंग ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर नेमिंग होती है तो उसको हम किस मेथड को फॉलो करते हैं? आयुपैक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नाम होता है, आयुपैक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या रखती है? नाम। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका मेन हेड ऑफिस जेनेवा में है, वो डिसाइड करता है केमिकल्स के नेम। इसके लास्ट क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट रूल देखे थे जो हमें फॉलो करने हैं किसी भी नेमिंग के लिए। सबसे पहले, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहला काम यही होगा, जिसे मैं 1 नंबर डालता हूं। दूसरा काम है नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग करनी है हमें कहां से? ब्रांचिंग साइड से। नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड। और थर्ड और लास्ट वन जिसे हम बोलेंगे नंबरिंग फ्रॉम ए प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है किसको? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है किसे? सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाती है। मेन मेन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, उनकी नेमिंग क्या है, उनके सफिक्स क्या है, वो देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अगर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है तो अगर सिंगल कार्बन चेन रहती है तो हम उसे बोलते हैं मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इधर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होंगे। फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के आगे लगता है। और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है? बिल्कुल हमारी खुद की नेमिंग की तरह, पीछे सरनेम जो लगता है वो हमारे लिए सफिक्स होगा, जो आगे नाम होता है वो प्रीफिक्स। अब देखो जनरल बात जो हम करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं COOH, और इसका प्रीफिक्स यूज होता है कार्बोक्सी, इसका सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब होता है कि पीछे हम जब भी नाम के पीछे लगाएंगे तो ओइक एसिड लगाएंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल भी साथ साथ में बता देता हूं। CH3COOH, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहला नाम क्या है? काम हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। हमेशा याद रखना जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसका कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होगा ही होगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग हमेशा इसे दी जाएगी। तो 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन प्लस ओइक एसिड नाम बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ये हमारा है प्रीफिक्स, ये हमारा है सफिक्स। ये सफिक्स स्पेशली किसके लिए यूज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होगा, इसलिए एग्जांपल में हमने इसे लिया है। 2 कार्बन की चेन को एथ बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसे ओइक एसिड नाम हो गया इसका, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम पे भी इसे बोला जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगर इसे हम जर्नली कंटिन्यूस करें तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप था, ये एग्जांपल कराया था, इसे रब कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद। अगर हम लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमें लेना है, तो इधर हम काम में लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से भी बेटर है, एल्डिहाइड से पहले हम लोग ले लेते हैं किसको? एल्कोहल को।
एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है ROH। आर किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप को, जहां पे हम नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा कर सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है। प्रीफिक्स में इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में इसे बोला जाता है ऑल। यानी एक कार्बन की चेन होगी, जैसे मान लो ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, प्रायोरिटी ऑर्डर में ब्रांच है नहीं हमारे पास, मान लो ब्रांच भी है तो ब्रांच नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग साइड, और उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसे देंगे? ब्रांच को हम क्या भी ले सकते हैं? सब्सिट्यूएंट। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सीधा प्रायोरिटी ऑर्डर को चेक करो, वहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3। अब देखो 2 पर एक कार्बन की है, सिंगल कार्बन को मेथ बोला जाता है, इसलिए नंबरिंग होगी 2 मिथाइल। 2 पर एक कार्बन है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। बच्चों 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल, और सेकंड कार्बन पे एक कार्बन की ब्रांच है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप था। तीसरा फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो फंक्शन फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं RCHO। ये रहता है RCHO। इसको बोला जाता है ऑक्सो, और इसका सफिक्स होता है अल। अल यानी वही कार्बन चेन अगर हम ले लें और इसको हमने CHO कर दिया, तो देखो फंक्शनल ग्रुप केवल हमने चेंज करा है, तो यानी सफिक्स प्रीफिक्स हमारा सेम रहेगा, लेकिन सफिक्स में क्या OL की जगह AL लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। 2 मिथाइल, 2 पर क्या है? मिथाइल, लेकिन सफिक्स चेंज हुआ है इसलिए प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल। फोर्थ, जिसको हम देखेंगे इसकी नेमिंग, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन, जिसे हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड O। इसके लिए भी प्रीफिक्स हम काम में लेंगे ऑक्सो, लेकिन सफिक्स ऑन। बच्चों देख लो, इन प्रीफिक्स का यूज जनरली हम कब करते हैं? जब हमारा दो फंक्शनल ग्रुप साथ में आते हैं, लेकिन ये नेमिंग तुम्हारी नहीं आएगी, जनरल सिंपल नेमिंग आएगी। कीटोन, अब कीटोन के केस में हम देखते हैं, कीटोन होता है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से इसको देखते हैं, जहां से हमारी फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा वहीं से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसे 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन। 1 सफिक्स आएगा क्योंकि हमारा कीटोन है, इसलिए 2 ब्यूटेनॉन, या फिर ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूट 2 ऑन, 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूट 2 ऑन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। ये मेन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। बाकी हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, अल्काइन वगैरह वो लास्ट क्लास में देख लिए थे कि उनकी नेमिंग किस तरीके से होगी। तो ये थी हमारी आयोपैक नॉमेनक्लेचरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चार्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे तुम्हें 4 फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका सफिक्स होगा ओइक एसिड, अल्कोहल उसका सफिक्स होगा ऑल, एल्डिहाइड उसका सफिक्स होगा एल, कीटोन और उसका सफिक्स होगा ऑन। ये तुम लोगों को याद रखना है। अब हम इसी चैप्टर के इसी के बाद वाला पोर्शन है जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन एंड कंपाउंड में। वो इंपॉर्टेंट 4 तरह के रिएक्शन है, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है उनको एक साथ ही कवर करने की देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे पहली है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन तुम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बंद करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया मीथेन, इसको अगर हम बंद करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा हमारा बाई प्रोडक्ट में बनेगा CO2 प्लस H2O। तो कंबशन रिएक्शन बोली जाती है, कैसी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी ये है, और इसे हम बंद करेंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट इसमें होगी, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए बात करेंगे। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस तुम लोग देख ही रहे हो। बैलेंस का वही तरीका, कार्बन को बैलेंस करेंगे, 1 1 हो गया। हाइड्रोजन देखो, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गए, और 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गए, सिंगल कार्बन हो गया। तो ये है हमारी कंबशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो हम देखेंगे वो होगी कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, हमने सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं कोई भी, CH3 CH2 OH। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे किसकी प्रेजेंस में, या तो हम केमिनोफोर की प्रेजेंस में इसे ऑक्सीडाइज करें, या हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इसे ऑक्सीडाइज करें, तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो थर्ड रिएक्शन होगी हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसे हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एल्कीन लेता हूं, मान लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, अगर इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं? निकेल की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बेसिकली बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ? इस कार्बन के साथ। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 और CH3। यानी सिंपल सी बात करें, एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और क्या भी बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। चौथी जो रिएक्शन का टाइप है वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे, जैसे मीथेन की रिएक्शन अगर हम HCl से करें तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा, और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है कि एक हाइड्रोजन, ये Cl ने इसे रिप्लेस करा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया। अगर मैं दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी लेते हैं कि CH3Cl की रिएक्शन दोबारा HCl से कराते हैं, इधर से हमने कराया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर मैं बोलूं कार्बोनेस कंपाउंड में मेन 4 तरह की रिएक्शन कौन कौन सी है? कंबशन रिएक्शन, जिसमें मेन प्रोडक्ट CO2 और H2 बनता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कोहल किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। और एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे? एल्कीन के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और बन क्या जाएगा? एल्केन बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, थर्ड स्पेल। इसके बाद लास्ट स्पेल देखेंगे, जिसमें हम इथेनॉल की प्रिपरेशन और इथेनॉल एसिड की प्रिपरेशन, उनके कुछ प्रॉपर्टीज, और लास्ट में सोप और डिटर्जेंट का जो पोर्शन है। तो हार्डली 10 से 15 मिनट का एक स्पेल और होगा। छोटे छोटे 4 स्पेलों में हमने चैप्टर पूरा कर लिया। पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है कार्बोनेस कंपाउंड का। आप लोगों का लास्ट पार्ट में बहुत बहुत वेलकम रियल कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट स्पेल बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का कार्बोनेस कंपाउंड का। लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन करे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनकी हम बात करेंगे, जो पेपर में एज इट इज आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बोनेस कंपाउंड का कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो दारू, इसी की बात करेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों को, इसका फॉर्मूला तो याद रहता ही रहता है, चाहे कुछ याद हो ना हो। जिन बच्चों ने साइंस लेके बाद में कॉमर्स भी ली होगी ना, तो उन्हें इथेनॉल का फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा।
CH3 CH2OH। तो सबसे पहले इन कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, इनकी मेन प्रिपरेशन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इनके यूजेस। तो सबसे पहले इथेनॉल में ही देखेंगे मेन प्रिपरेशन मेथड। मेन प्रिपरेशन मेथड इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। रिएक्टेंट में हम लोग ले सकते हैं एल्कीन। एल्कीन में जब वाटर ऐड करा जाता है तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, इथेनॉल। तुम लोगों के बुक में ज्यादा प्रिपरेशन मेथड है नहीं, इसलिए एक दो एक्स्ट्रा मेथड मैं बता देता हूं। दूसरा, इथेनॉल बनाया जाता है किससे, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से बनाया जाता है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया जाए, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके भी क्या बनाया जाता है, इथेनॉल। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं NaBH4। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं। जो गांव में देसी तरीके से इथेनॉल बनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, गन्ने का जो फर रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, उसे बोलते थे मोलेसिस। मोलेसिस की अगर रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, फर्मेंटेशन कराया जाता है, तो मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और फिर दोबारा इसको रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनता है हमारा इथेनॉल। अगर पूरी रिएक्शन देखनी है तो मोलेसिस को रिएक्ट कराया जाता है वाटर से, इन प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं जाइमेज। एक एंजाइम होगा जिसे बोलेंगे इन्वर्टेज, और दूसरा एंजाइम होगा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करेंगे, इधर होता है एक एंजाइम जिसे बोल देते हैं जाइमेज। इसमें लास्ट प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, और साथ में एक गैस निकल जाती है जिसे बोलते हैं 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी ये हमारा जर्नल प्रोसेस है जो गांव में भी काम में लिया जाता है। जो जौ से बनाई जाती है, बियर वगैरह बनाई जाती है, या गन्ने के फर से बनाई जाती है, तो पहले मोलेसिस के साथ वाटर मिलाया जाता है, ईस्ट डाला जाता है। कौन सा प्रोसेस, फर्मेंटेशन के लिए। एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो डाला जाता है, बीच में फिर बनता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसमें एक एंजाइम डाला जाता है, फिर इसे बनाया जाता है इथेनॉल लास्ट में। अल्टीमेटली ये बोलते हैं इन सब चीजों को सड़ा के बाद में क्या बनाई जाती है, इथेनॉल बनाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं इथेनॉल जितना पुराना होता जाता है वो उतना ही रिफाइंड बनता जाता है और उतना ही महंगा होता जाता है। बाकी दो केमिकल प्रोसेस इथेनॉल बनाने के ये थे, जिसमें हमने एल्कीन से बनाया था इथेनॉल, और दूसरा एल्कीन के अंदर वाटर ऐड करके बनाया था इथेनॉल। यही एग्जांपल तुम लोगों का एडिशन रिएक्शन में भी था, इसलिए एक जगह याद कर लो, दोनों जगह काम में ले लो। दूसरा प्रोसेस एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, इथेनॉल। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो इथेनॉल क्या रहता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे तुम लोगों ने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये इथेनॉल सॉल्युबल भी होता है किसमें, वाटर में। ये तो तुम लोगों को सबको ही पता होता है, पैक बनाते टाइम पानी डाला जाता है किसमें, इथेनॉल के अंदर, इसलिए सॉल्युबल ही होगा वाटर के अंदर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में इथेनॉल किस किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर हम इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो ये क्या बनाता है, सोडियम में इथेनॉल की रिएक्शन अगर सोडियम से कराया जाए तो ये सोडियम कंपाउंड बनाता है और एसिडिक नेचर शो करता है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये हाइड्रोजन गैस बेसिकली H+H+ जब रिलीज करना होता है तो साथ में ये सोडियम कंपाउंड बना लेता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ। दूसरी रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर हम लोग एल्कीन बनाना चाहते हैं, या इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इथेनॉल के अंदर एसिडिक कंडीशन कुछ भी डालेंगे तो वो क्या करता है, वो उसमें से वाटर को बाहर निकाल देता है और बन क्या जाता है, एल्कीन। तो सीधी सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि इथेनॉल एक कंपाउंड है, उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल, कुछ प्रिपरेशन मेथड, वो हमें देखने होते हैं। ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। इथेनॉल का अब यूज क्या होता है वो देखो। इथेनॉल को यूज करा जाता है मेडिसिन प्रिपरेशन में। अब हम लोग खांसी की जो दवाई लेते हैं कोरेक्स वगैरह, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए इथेनॉल मिक्स करा जाता है। इथेनॉल एक इंग्रेडिएंट्स की तरह भी काम में लिया जाता है, यानी ड्रिंक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। इथेनॉल को हम एज ए फ्यूल भी यूज करेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन में, जिसमें पेट्रोल के साथ मिक्स करके दिया जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी बात करेंगे, वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं, इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या भी बोल देते हैं, विनेगर, जो चाउमीन वाले के पास मिलता है, जिसे बोल देते हैं हिंदी में सिरका। बनाया कैसे जाता है, जनरली अगर मैं इथेनोइक एसिड लूं,
इथेनॉइक एसिड में अगर हम वाटर डालें 5 to 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड को हम डाल दें किसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या बन जाएगा वो, विनेगर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन आया है कि इथेनॉइक एसिड और विनेगर को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है। तो देखो इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोला जाता है, ये ग्लेशियर्स की तरह जम जाता है, इसमें स्पार्कल्स पैदा हो जाते हैं, बर्फ की तरह जमने लगता है और इसकी शेप कैसी होती है, ग्लेशियल फॉर्म में, तो इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक HCl होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड के अंदर आता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होगा किससे, अल्कोहल से। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी चेक करेंगे, एसिटिक एसिड की एसिडिटी वही सोडियम के साथ चेक करेंगे, तो ये सोडियम के साथ कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिटिक एसिड किसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी ये सोडियम एसिटेट बनाएगा, लेकिन साथ में वाटर रिलीज करेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हमें ये प्रूव करना हो कि ऐसी एसिड बताइए जो कि एम्फोटेरिक तरीके से बिहेव करेगी, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है, ऐसी किस एसिड को बोला जाएगा। तो हम एसिटिक एसिड की दोनों रिएक्शन दिखा सकते हैं, एसिटिक एसिड विद एसिड और एसिटिक एसिड विद बेस, या एसिटिक एसिड को हम किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है पेपर में, डायरेक्ट पूछी जाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, अगर अल्कोहल के साथ करा दें, C2H5OH के साथ करा दें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोला जाएगा एस्टर। ये कंपाउंड जो बनेगा इसे बोला जाएगा एस्टर, और साथ में क्या निकल जाता है, इसमें वाटर निकल जाता है, यानी एसिड और अल्कोहल के साथ क्या बनता है, एस्टर, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। फ्रूट लाइक स्मेल आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, जो कि कार्बन इस कंपाउंड के लास्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में इन्हें पढ़ा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके। अब तुम्हारा एक थ्योरी का लास्ट पोर्शन इसमें जो बचता है उसे बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, नाम से ही पता लग रहा होगा सोप एंड डिटर्जेंट किसके लिए काम में आता है, कपड़े धोने वगैरह, वॉशिंग डिश के वगैरह की तरह काम में आता है। सोप को अगर एक डेफिनेशन में बोलना चाहे तो सोप आर द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। सोप को ही बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम साल्ट है किसका, लॉन्ग चेन का। इसमें लॉन्ग चेन कौन सा वाला पार्ट है, अल्काइल वाला पार्ट है, जिसमें हम बोल सकते हैं लॉन्ग चेन हो सकती है कार्बन की अप टू 15 कार्बन और 17 कार्बन की। तो अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप को बनाया कैसे जाता है, सिंपल बात बोलूं तो अगर फैट और ऑयल या एस्टर के साथ अगर बेस मिला दिया जाए तो बनेगा हमारा सोप, जिसे एक फैटी एसिड की फॉर्म में बोल सकते हैं, और साथ में जो अलग होगा वो हो जाता है ग्लिसरॉल। तो अगर मैं सोप को डिवाइड करूं तो सोप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है। टेल हमेशा याद रखना इसका फॉर्मेशन होता है जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोल देते हैं, और हेड जो बनता है वो बनता है हाइड्रोफिलिक। तो बच्चों पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक रहता है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, डर, इसलिए हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट याद रखना हमेशा कौन सा होता है, टेल, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट कौन सा होता है, हेड। इसलिए ये हमेशा कौन सा फॉर्मेशन करता है, जब भी ये क्लींजिंग एक्शन दिखाओगे तो हमेशा तुम एक डायग्राम बनाओगे जिसे बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। और बेटा जब भी सोप और डिटर्जेंट का क्वेश्चन पूछा जाए इस डायग्राम को 101% बनाना ही है, इसे बोला जाता है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन। हेड वाला पार्ट वाटर लविंग होता है इसलिए बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है क्योंकि ये वाटर से रिपेलेंट होता है। कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है हमारा, डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल के चारों साइड सोप और डिटर्जेंट इस तरह से बैठ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को उसकी जगह से छोड़ने से मजबूर करते हैं। जितने ज्यादा मिसल फॉर्मेशन होंगे, यानी झाग जितने ज्यादा बनते हैं उतने ज्यादा मिसल फॉर्मेशन, और क्लींजिंग एक्शन उतना ही अच्छा।
तो ये मिसल फॉर्मेशन ज्यादा किसमें होता है? डिटर्जेंट में। जिस जगह पे पानी हार्ड होता है और वहां पे अगर सोप से कपड़े नहीं धुल रहे और स्कम फॉर्मेशन हो जाता है या डर्ट फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे हम डिटर्जेंट काम में लेते हैं और डिटर्जेंट काम में लेने के बाद क्लींजिंग एक्शन होता है जो कि हार्ड वाटर में भी काम करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट की बात करें तो हार्ड वाटर, अगर पानी के अंदर कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट अगर मिलते हैं, फ्लोराइड हो गया, ये होते हैं, तो ये पानी को क्या बना देते हैं? हार्ड वाटर बना देते हैं और उस कंडीशन में कपड़े नहीं धुलते हैं, तब काम में लिया जाता है डिटर्जेंट को। और ये सारी चीजें तुम बताओगे मिसल फॉर्मेशन की वजह से क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का या डिटर्जेंट का। तो ये पूरा पोर्शन है जो कि तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बता देता हूं फ्यूल में, जिसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है फ्लेम को लेके। तो बेटा फ्लेम का जो आउटर वाला पार्ट रहता है वो पार्ट रहेगा, याद रखना हमेशा, ब्लू पार्ट, जो कि अच्छी तरह जलता है क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, और अंदर वाला पार्ट रहेगा उसे बोलते हैं येलो पार्ट, जो कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल का होता है जिसे ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलता है। तो कई बार ये पूछ लेता है ज्यादा हीट कौन से वाले पार्ट में होगी? ब्लू वाले पार्ट में, और अंदर वाला पार्ट क्या होगा फ्लेम का? वो येलो पार्ट होता है जिसको ऑक्सीजन कम मिलती है। कई बार ये पूछ लेता है, इसलिए ये और बता दिया। यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम लोगों को चारों स्पेल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम कार्बन इस कंपाउंड को विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर सकते हो। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, थैंक यू।